हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की आपकी जो क्लास नंबर है 8। और इस क्लास के अंतर्गत बात करेंगे हम आपकी गेहूं की खेती मतलब कल्टीवेशन ऑफ बीट्स के बारे में जो है हम यहाँ पर सरविस्तार से जो है वर्णन करने वाले हैं आपके। जो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की जो 8 नंबर की क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत बात करेंगे हम गेहूं की खेती मतलब कल्टीवेशन ऑफ बीट्स। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में देने वाले हैं और पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर देंगे। और इस खेती के अंतर्गत हम जो आपकी गेहूं की खेती है इसमें जो हम किन किन टॉपिकों की बात करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि इसका गेहूं का क्षेत्रफल क्या है, इसका उत्पादन कहाँ पर सबसे अधिक किया जाता है, और इसका जो है आपकी गेहूं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कितने वर्गों में इसे बांटा गया है। और बात करेंगे कि गेहूं की खेती करने के लिए मृदा कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, और इसके लिए तापमान किस प्रकार का चाहिए, बुवाई का समय कब होता है इसका, और इसका अंतरण क्या होता है, बीज दर क्या रहती है इसकी। और यहाँ पर बात करेंगे हम गेहूं की जो विधियाँ होती हैं वो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। और बात करेंगे कि इसके बीज उपचार जो है किस प्रकार से गेहूं का किया जाता है और किससे बीज उपचार करते हैं। फिर बात करेंगे हम इसके खाद और उर्वरक के बारे में, इसके खाद और उर्वरक के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से और कितना खाद जो है इसे दिया जाता है, कितना उर्वरक डाला जाता है। बात करेंगे फिर इसकी सिंचाई की अवस्थाएं, सिंचाई की अवस्थाएं कि कौन कौन सी सिंचाई की अवस्थाएं होती हैं और कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर बात करेंगे हम खरपतवारों की कि इसमें कौन कौन से खरपतवार लगते हैं और कौन कौन से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके रोगों की कि इसमें गेहूं में जो है कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट आपके रोग हो जाते हैं। फिर बात करेंगे हम इसमें कीट की, जो आपके कीट लगते हैं, जो इसमें प्रमुख लगने वाले कीट होते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। फिर हम जो है यहाँ पर बात करेंगे इसकी उपज क्या रहती है। फिर बात करेंगे हम इसमें जो इसकी प्रजातियाँ हैं मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां और किस किस क्षेत्रों में जो है उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में हम जो है इस गेहूं की खेती के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं। और हम जो है एक ही वीडियो में इसे जो है गेहूं की खेती समाप्त करने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ी हमारी वीडियो लंबी हो सकती है। और यहाँ पर हम बता दें आपको ये वीडियो जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपी बोर्ड, जो आप चाहे 11वीं दे रहे हैं चाहे 12वीं दे रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपके वहाँ पर थ्योरी में पूछा जाता है लिखने के लिए। और ये आपकी थ्योरी की क्लास है तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं अगर आप इस प्रकार से भी लिखाते हैं जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। और बीएससी में भी आपका थ्योरी ही लिखी जाती है तो यहाँ पर भी आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है बीएससी के लिए भी। और एजीटीए और यूपी कैडेट और टीजीटी पीजीटी में एमक्यूसी के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो है बताते चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम सारी आपकी जितनी भी खेतियाँ हैं उनके बारे में हम क्रमवार बात करने वाले हैं। हम पहले अनाज वाली जो क्रॉप्स हैं उनकी बात करेंगे, फिर आपकी आगे जो हम बताते चलेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो फिर अब देर न करते हुए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हम गेहूं की खेती के बारे में। तो गेहूं की खेती में हम सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं गेहूं की खेती मतलब कल्टीवेशन ऑफ वीड्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले आपका बोटनिकल नेम मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है गेहूं का। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिट्रिकम एस्टिवम क्या होता है, टिट्रिकम जो एस्टिवम होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है गेहूं का। और इसकी फैमिली या हम कह सकते हैं कुल की बात करें, कुल क्या होता है तो इसका पोएसी या ग्रेमिनी या घासकुल हम बोल सकते हैं। तो पोएसी भी और ग्रेमिनी भी और घासकुल आपसे तीनों पूछे जा सकते हैं। तो क्या होता है तो गेहूं का कुल होता है आपका पोएसी हो जाएगा, ग्रेमिनी हो जाएगा, घासकुल हो जाएगा।
और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, तो यहाँ पर जो है आपके गेहूँ जो होते हैं, गेहूँ में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? 3 पुंकेसरों की संख्या होती है। कितनी? 3 आपके गेहूँ के पुंकेसर की संख्या होती है। और आपका जो अपवाद होता है धान में जो पुंकेसर की संख्या होती है वो 6 होती है। अब हमने आपको यहाँ पर क्यों बताया, जो आपका अभी NSC हुआ था, जो NSC का एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जो है आपका धान का पूछा गया है कि धान में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है। तो आपकी 6 पुंकेसर की संख्या होती है। तो वहाँ पर जो है आपका NSC में एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको हम साथ ही साथ बताते चलेंगे, आप इसे नोट करते चलेंगे। अब यहाँ पर आपकी हो जाती है क्या? पुंकेसर की संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपके 2Na मतलब गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है गेहूं के अंदर। तो गेहूं के अंदर कितनी होती है? 42 गुणसूत्र की संख्या होती है। तो 42 आपकी गुणसूत्रों की संख्या होती है गेहूं के अंदर। और ये कैसा होता है? तो षष्ठ गुणित, मतलब जिसे हेक्साप्लॉइड बोला जाता है। तो ये जो है आपके गेहूं कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। और यहाँ पर बात करें प्रोटीन की, तो गेहूं में प्रोटीन की संख्या कितनी होती है, मतलब प्रोटीन जो है कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 9 से लेकर 15% आपकी प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में। तो गेहूं में कितनी प्रोटीन? 9 से 15%। अब प्रोटीन किस रूप में होती है? तो प्रोटीन जो होती है वो जो आपकी ग्लूटीन होती है, ग्लूटीन के रूप में जो है गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है। अब जो ग्लूटीन जो होती है, ये जो है आपकी रोटी और ब्रेड जो होते हैं, इन्हें फुलाने में जो आपका जो गुण होता है वो ग्लूटीन प्रोटीन का ही होता है। जो आपकी रोटी फूल जाती है और ब्रेड फूल जाते हैं, तो ये किसके कारण फूलते हैं? तो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही फूलते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तो 70 से लेकर 72% तक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है गेहूं के अंदर। बात करें पुष्पक्रम, तो गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो आपका स्पाइक, क्या बोला जाता है? स्पाइक जो है जो पुष्पक्रम होता है उसे कहते हैं हम गेहूं के को स्पाइक। अब इसमें बात करें हम, जो आपका क्या होता है, जो फल या हम बोल सकते हैं दाने का प्रकार क्या होता है? तो कैरियोप्सिस जो होता है गेहूं के दाने या फल का प्रकार होता है क्या? कैरियोप्सिस। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपका उत्पत्ति स्थान, जो आपका गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। और ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं के उत्पत्ति स्थान क्या है। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया। क्या हो जाता है? आपसे एग्जाम में इस प्रकार से मिल सकता है दक्षिण पश्चिमी एशिया, और आपसे टर्की भी मिल सकता है। तो यहाँ पर टर्की भी मिल सकता है और दक्षिण पश्चिमी एशिया जो है मिल सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपका उत्पत्ति स्थान होता है, ये उत्पत्ति स्थान मतलब कहते किसे हैं, मतलब किस प्रकार से जो है किसी भी आपकी फसल का उत्पत्ति स्थान चुना जाता है। तो ये उत्पत्ति स्थान जो चुना जाता है, इसे चुना जाता है मतलब किस्म के आधार पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा या सबसे पुरानी किस्में देखी जाती हैं वहीं को जो है आपका उत्पत्ति स्थान घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी गेहूं की प्रजातियां हैं सबसे अधिक जो है आपकी दक्षिण पश्चिमी एशिया में देखी गई हैं। तो इसलिए आपका जो दक्षिण पश्चिमी एशिया है इसी के लिए जो है क्या कर दिया गया है, तो ये ही आपका उत्पत्ति स्थान गेहूं का कर दिया गया है, उसे हम टर्की भी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ जो आपके यहाँ पर बननाइले जो हो जाते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। तो सबसे पहले गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका, गेहूं विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं क्या है? विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और तीसरा पॉइंट है कि भारत में धान के बाद गेहूं दूसरे नंबर की जो खाद्यान्न फसल है। तो आपकी क्या हो जाती है, भारत में जो है धान के बाद किसके, धान के बाद गेहूं जो है क्या हो जाती है, दूसरे नंबर की फसल है भारत के अंतर्गत। अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी। तो इसे आप याद रखेंगे। और गेहूं के दाने का रंग कैसा होता है, अंबे रंग का होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि गेहूं के कलर का मतलब गेहूं के जो आपका रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, तो अंबे रंग का होता है। गेहूं की बाली को टेढ़ी मेढ़ी संरचना को क्या कहा जाता है, रेचीन कहा जाता है। जो आपका गेहूं होता है, जो गेहूं होता है, गेहूं में जो रेचीन होती है, ये जो होती है, जैसे ये आपकी बाली है गेहूं की, और जो इसमें जो ये टेढ़ी टेढ़ी जो होती है बीच में, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे रेचीन बोला जाता है। तो रेचीन किसे कहते हैं, जो गेहूं में बालियों में जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है उसी को रेचीन कहते हैं।
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ये आपका कि गेहूं में बोनेपन का कारण क्या होता है। तो गेहूं में जो नोरिन 10 है आपकी प्रजाति एक, तो ये जो हो जाती है जो जापानी बोनी प्रजाति है, तो ये हो जाती है आपकी बोनेपन का कारण, जिसमें जो है RST1 होता है और RST2 होता है। दो इसमें आपकी ये आपकी नोरिन 10 में जो है पाई जाती हैं। अब सुपर गेहूं की अवधारणा किसने दी थी? तो जो सुपर गेहूं की अवधारणा वो किसने दी थी? तो MS जो नागार्जुन हैं, इन्होंने जो है आपकी सुपर गेहूं की अवधारणा दी थी। तो ये आपसे एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। और गेहूं की HD जो 2329 प्रजाति है, ये हरित क्रांति के लिए जो सर्वाधिक जो है योगदान दिया था। तो किसने दिया था? जो आपकी प्रजाति हो जाती है कौन सी? जो HD 2329, तो ये हरित क्रांति में सर्वाधिक इसने योगदान दिया था। बात करते हैं गेहूं के दाने का परीक्षण भार क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षण भार क्या होता है। तो परीक्षण भार की बात करें तो ये 1000 दानों का भार जो होता है वो परीक्षण जो आपका भार कहलाता है। और आपका बीजों का परीक्षण भार क्या कहलाता है? तो ये हो जाता है क्या? तो 1000 दानों का भार जो है क्या कहलाता है? परीक्षण भार। तो क्या होता है? गेहूं का 40 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गेहूं के मामा और गुल्ली डंडा के बीजों का परीक्षण भार क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका 2 ग्राम क्या हो जाता है? गेहूं के मामा का या गुल्ली डंडा का जो है परीक्षण भार होता है। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कई एग्ज़ामों में पूछा हुआ भी, इसे आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम आपका अगला पॉइंट, जो मैक्सिकन गेहूं में दाने और भूसे का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? तो क्या रहता है? 1 अनुपात क्या रहता है? 1.5 रहता है आपका। तो इसमें जो दाने की मात्रा कितनी होती है? 1 रहती है और भूसे की अनुपात की संख्या 1.5 रहती है। और बात करें गेहूं की बुवाई कितनी गहराई पर करनी चाहिए, तो आपकी 4 से लेकर 5 जो सेंटीमीटर है, इसमें जो है आपकी गेहूं की बुवाई करनी चाहिए इतनी गहराई पर। और गेहूं में कैलियोप्टोइड की लंबाई कितनी होती है? गेहूं में जो कैलियोप्टोइड की लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर होती है। तो कैलियोप्टोइड की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल और इसके उत्पादन की। तो अगला पॉइंट है हमारा, अब यहाँ पर बात करेंगे हम जो गेहूं का क्षेत्रफल कितना है और उत्पादन कहाँ पर है, मतलब एरियाज, और आपका प्रोडक्शन कहाँ पर कितना है इसका। तो यहाँ पर बात करें हम सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं हम विश्व के बारे में। तो विश्व में देखते हैं हम गेहूं का उत्पादन और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ पर है विश्व में? विश्व की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो विश्व की बात करें तो क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो भारत में सबसे अधिक जो है गेहूं का क्षेत्रफल हो जाता है। उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर आपका चीन हो जाता है आपका गेहूं के उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर आपका क्या हो जाता है? भारत हो जाता है विश्व में उत्पादन पर। अब बात करेंगे भारत के अंतर्गत। भारत में सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्रफल कहाँ पर क्या क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश में। जो भारत है, भारत में जो गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्पादन है तो उत्पादन कहाँ पर है? उत्पादन भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश लेवल पर। तो उत्तर प्रदेश लेवल पर देखते हैं तो क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो मेरठ मंडल पे, और उत्पादन भी आपका मेरठ मंडल में ही जो है पहले स्थान पर रखता है। जो मेरठ मंडल है वो गेहूं के उत्पादन में रखता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल और उत्पादन आपका ये हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद भी आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट। तो इसमें बात करते हैं हम गेहूं का बीज। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका ये पॉइंट है, इसे देख लेंगे। तो गेहूं का बीज क्या होता है? तो आपके पास गेहूं होता है, गेहूं में क्या होता है? एक भ्रूण होता है, एक भ्रूणपोष होता है। तो इसमें जो भ्रूण होता है, भ्रूण को द्विगुणित होते हैं, मतलब भ्रूण कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब भ्रूण जो होता है आपका कैसा होता है? एक प्रांकुर होता है जिसे हम तना बोलते हैं, जो द्विगुणित होता है। और एक मूलांकुर होता है जो जड़ होता है, ये भी आपका द्विगुणित होता है। और भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है। तो इसमें क्या होते हैं? 3n होता है, मतलब जो आपके 3 गुणा 21, मतलब 63 इसमें जो त्रिगुणित होते हैं, तो 63 हो जाते हैं इसमें गुणसूत्र। अब इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम आपके गेहूं का वर्गीकरण, जो आपका इम्पोर्टेंट है सबसे। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका
क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप रिटन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि गेहूं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसका संक्षेप में वर्णन दीजिए। तो ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूं के जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में बात करने वाले हैं जो मैक्सिकन ड्वार्फ बीट्स मतलब मैक्सिकन बोना जो गेहूं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी रहती है मैक्सिकन जो आपका बोना गेहूं है। पहले हम आपको बता देते हैं कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से और कितने प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला आपका मैक्सिकन बोना गेहूं जो ये हो जाता है। फिर दूसरा है आपका जो मैक्रोनी या ड्यूरम गेहूं बोला जाता है। तीसरा है इमर गेहूं, कौन सा, इमर गेहूं। और आपका चौथा है भारतीय गेहूं, कौन सा, भारतीय गेहूं हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, तो मैक्सिकन बोना गेहूं की बात करेंगे। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n आपका 42 होती है जो हेक्साप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हेक्साप्लॉइड हो जाता है। और इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो रोटी और ब्रेड बनाने में, जैसे कि हमने शुरू में आपको बता दिया था, तो रोटी और ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भारत में जो है इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो ये जो है 87% क्षेत्रफल जो है उगाया जाता है। आपका कौन सा गेहूँ, मैक्सिकन बोना गेहूँ, जिसे कॉमन ब्रीड व्हीट भी बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में कॉमन ब्रीड व्हीट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से क्या हो जाता है, आपका मैक्सिकन ये कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं ड्यूरम गेहूं की। तो आपका ड्यूरम गेहूं जो हो जाता है ये है आपका ड्यूरम बीट्स, जिसे मैक्रोनी बीट्स भी बोला जाता है। और इसके लिए जो जीआई टैग है 2024 में मिला था, बुंदेलखंड के लिए जीआई टैग इसे मिला हुआ है। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसमें हो जाता है टेट्रिगम ड्यूरम। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, टेट्रिगम ड्यूरम जो हो जाता है वो आपका मैक्रोनी या ड्यूरम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और 2n कितने हो जाते हैं, 28, जैसे टेट्राप्लॉइड होता है। तो ये कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। और जो आपका मैक्रोनी जो बोना गेहूं था वो हेक्साप्लॉइड था, ये आपका टेट्राप्लॉइड हो जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 12% क्षेत्रफल जो है ये आपका उगाया जाता है, मतलब इसका जो है खेती की जाती है 12% क्षेत्रफल। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सूजी और पास्ता और सेवइयाँ बनाने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अन्य नाम क्या हो जाते हैं, तो काठिया और लाल गेहूं के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है। और इसकी किस्म क्या हो जाती है, पूसा मंगल और मालव शक्ति हो जाती है, और इसका मालव रत्ना। तो ये इसकी 3 प्रजातियां हैं जो इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि ड्यूरम गेहूं या मैक्रोनी गेहूं की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। तो पूसा मंगल होती है, मालव शक्ति होती है, मालव, और आपकी क्या होती है, रत्ना हो जाती है। तो ये आपकी 3 प्रजातियां हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं इमर गेहूँ। इमर गेहूँ है आपका, इमर गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, तो टेट्रिकम डाइकोकम, जो आपका डाइकोकम वैज्ञानिक नाम हो जाता है इसका। और 2n क्या होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी 28 हो जाती है, जो चतुर्गणित होती है। कौन सी हो जाती है, चतुर्गणित हो जाती है। और क्षेत्रफल जो हो जाता है इसका 1% क्षेत्रफल जो है इसे उगाया जाता है, 1% क्षेत्रफल पर। और ये दक्षिण भारत में जो है इसकी खेती की जाती है, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। और इसका उपयोग कहाँ, उपमा बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और उपमा जो है राजस्थान में जो है ज़्यादातर बनाया जाता है, आपका कहाँ पर, राजस्थान में। तो उपमा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका इमर गेहूं का जो है प्रयोग किया जाता है आपका उपमा बनाने के लिए। अब बात करते हैं डी नंबर आपका भारतीय गेहूं। भारतीय गेहूं का वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम स्फेरोकोकम होता है। टेट्रिकम एस्टिवम नहीं होता है, तो टेट्रिकम स्फेरोकोकम होता है, जिसका गुणसूत्र संख्या जो है 14 होती है। और ये कैसा हो जाता है, द्विगुणित जो है ये हो जाता है। भारत में कम जो है ये उगाया जाता है, तो भारत में इसकी खेती जो है बहुत कम की जाती है। कारण क्या है जो इसकी खेती कम की जाती है, तो कारण है इसका प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन निकलता है और रस्ट रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। मतलब रस्ट रोग जो है इसमें जो है बहुत अधिक लगता है, जिस प्रकार से इसकी खेती जो है करना बहुत असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो है इसका जो है उत्पादन कम किया जाता है भारत के अंदर।
तो यहाँ पर हो जाती है आपकी जो गेहूँ का वर्गीकरण है ये। अब यहाँ पर हम इनके गुणसूत्र देख लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि आपका टेट्रिकम मोनोकोकम होता है और टेट्रिकम स्फेरोकोकम, तो ये दोनों जो होते हैं द्विगुणित होते हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेट्रिकम मोनोकोकम या टेट्रिकम स्फेरोकोकम में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं और द्विगुणित होता है। और अगला है टेट्रिकम ड्यूरम और टेट्रिकम आपका डाइकोकम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और किस प्रकार का होता है, तो ये चतुर्गुणित होता है और गुणसूत्रों की संख्या इसमें 28 होती है। और टेट्रिकम एस्टिवम और टेट्रिकम स्पेल्टा, जो स्पेल्टा होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 42 गुणसूत्रों की संख्या होती है और ये षष्ठ गुणित हो जाता है। कैसा, षष्ठ गुणित हो जाता है। अब यहाँ पर गेहूँ जो हेक्साप्लॉइड और मोनोप्लॉइड जो हो जाते हैं वो कितने होते हैं, 21 संख्या। और बेस क्रोमोसोम्स की संख्या, एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि जो गेहूं में जो है बेसिक क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 7 संख्या होती है क्रोमोसोम्स की संख्या। और हैप्लॉइड की पूछ ली जाए तो आपकी 21 होती है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका टेट्रिकेल क्या होता है, तो ये जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेट्रिकेल से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। तो टेट्रिकेल किसे कहते हैं और टेट्रिकेल किस प्रकार से जो है आपका संकर जो है मानव निर्मित जो है ये फसल है एक आपकी टेट्रिकेल, तो ये किस प्रकार से तैयार की गई है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो टेट्रिकेल हो जाती है, तो टेट्रिकेल क्या है, प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न फसल हो जाती है। फसल बोल सकते हैं या खाद्यान्न बोल सकते हैं हम। और इसके जनक कौन हो जाते हैं, रिम्पू। आपके एक रिम्पू वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे खोजा था। और इसका विकास कहाँ पर हुआ था, तो स्वीडन में 1890 में इसे रिम्पू द्वारा विकसित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये टेट्रिकेल है किसके द्वारा विकसित किया गया था, रिम्पू के द्वारा। और कब किया गया था, 1890 में। और कहाँ पर किया गया था, तो स्वीडन में इसे जो है विकसित किया गया था। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 56 गुणसूत्रों की संख्या होती है। और किस प्रकार का होता है, यह अष्टगुणित होता है। कैसा होता है, अष्टगुणित होता है ये। और इसमें प्रजातियों की संख्या क्या होती है, तो आपका टी 46 और इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। डी आपका 46 जो है ये आपकी इसकी प्रजाति है, टेट्रिकेल की प्रजाति क्या हो जाती है, DT 46 जो है इसकी प्रजाति है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब आगे बात करते हैं, तो आपकी जो राई है इसे उत्पन्न किस प्रकार से किया गया है, तो इसे जो आपकी विकसित किया गया है किस किस के जो क्रॉस से जो है इसे संकरण कर जो है तैयार किया गया था। तो इसमें गेहूँ लिया था और इसमें राई ये वाली नहीं जो आपकी सरसों वाली होती ये नहीं थी, तो ये एक जंगली प्रजाति थी। तो इसमें जो है आपकी टेट्रिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है गेहूं का। राई का सिकल सीरिया आपका वैज्ञानिक नाम होता है। और गेहूं में जो है 2N आपके 42 होते हैं और इसमें 2N 14 थे। तो इनका बेस क्रोमोसोम से ले लिया आपका 21 इसमें ले लिया और 7 आपका सिकल सीरिया में ले लिया। तो A इसमें और B दोनों का क्रॉस कराया तो F1 में क्या हो जाता है, और जो N जो है इसमें 28 आ जाती है। तो दोनों की 28 निकल कर आ जाती है। और 2N इसमें क्या हो जाता है, 56। जब 28 का दुगुना कर देंगे 2N तो 56 हो जाएगा। तो दोनों का AA और BB ले लिया तो F2 जनरेशन जो है ये बन जाती है। तो इसमें AB में क्या होती है, नॉन जो आपकी नॉन होमोलाइगस हो जाती है और होमोजाइगस पेयर इसमें बन जाते हैं। और इसमें जो डुप्लीकेट जो आपकी जो डुप्लीकेट इन कोल्सीन रसायन का जो है प्रयोग इसमें किया गया था। जो इसमें डबलिंग की गई थी वो किस रसायन के द्वारा, तो कोल्चिसीन रसायन का इसमें प्रयोग कर जो है इसे विकसित कर दिया गया था। तो अब ये आपका टेट्रिकेल हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें आपकी मृदा की। तो इसमें जो आपकी गेहूं की खेती के लिए मृदा कैसी चाहिए, तो मृदा की बात करें तो दोमट व बलुई दोमट, मतलब लैम आपकी लैम बोल सकते हैं, या हम सैंडी लैम सॉइल की जो है आवश्यकता होती है। और इसमें pH मान क्या होता है, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में जो है आपकी गेहूं की खेती को जो है गेहूं को उगाया जा सकता है। अब इसमें जलवायु की बात करें तो वानस्पतिक अवस्था पर, और हम देखेंगे परिपक्वता के समय पर किस प्रकार की जलवायु चाहिए। तो वानस्पतिक अवस्था पर बात करें तो आपकी जो वनस्पतिक अवस्था होती है उस समय हमें कैसी जलवायु चाहिए, तो ठंडी और नम जलवायु।
जिस समय हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, और जब परिपक्व हो जाती है, जब फसल की कटाई की जाती है तो गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आप इसे याद रखेंगे और एग्जाम में भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं थ्योरी के में। अब बात करते हैं तापमान। तापमान क्या रहता है? टेम्परेचर आधारीय तापमान क्या रहता है? तो 4 से 5 जो है इसका आधारीय तापमान जो है जो रहता है। और कई बार इससे जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गेहूं के लिए आधारीय तापमान कितना रहता है, तो 4 से 5 सेंटीग्रेड तापमान जो है रहता है। और औसतन तापमान की बात करें तो 20 से 25, या आपको ऑप्शन में भी आपको मिल सकता है 16 से 25। तो वैसे तो 22 के समथिंग रहता है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे 16 से 25 के बीच में जो है आपकी जो तापमान की आवश्यकता रहती है। और बुवाई का समय क्या रहता है? तो अक्टूबर से नवंबर जो है आपकी बुवाई का समय आपका रहता है। गेहूं की खेती के लिए बुवाई क्या रहती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है बुवाई की जाती है। तो अब बात करते हैं अंतरण पर। तो अंतरण की बात करें तो अंतरण इसके लिए रहता है 22.5 सेंटीमीटर। तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 आपकी रखी जाती है। तो मतलब इसकी जो रखी जाती है, आप मान सकते हैं कि 22.5 गुणा 10 आपकी स्पेसिंग जो है इसकी रखी जाती है अंतरण। तो यहाँ पर अंतरण हो जाता है। अब बात करते हैं बीज दर कि गेहूं की बुवाई के लिए बीज दर की कितनी आवश्यकता होती है। अगर हम सामान्य दशा में गेहूं की बुवाई करते हैं तो हमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम आपकी जो फ्रो विधि होती है, अगर इसकी बात करें, जो फ्रो विधि होती है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रो इरिगेशन रेस्ड बेड। तो ये जो है आपकी ICAR के द्वारा जो है इसे अभी विकसित किया गया था। तो इसके द्वारा कितनी 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपकी जो बीज की आवश्यकता होती है गेहूं की, अगर हम फ्रो विधि द्वारा से करते हैं तो। और पछेती या शुष्क भूमि या आपकी लवणीय भूमि हो या असिंचित क्षेत्र हो, तो उसके लिए आपकी जो बीज की बुवाई की जाती है वो 120 से 125 किलोग्राम। या आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लेट बुवाई के लिए गेहूं की बीज दर बताइए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में आपको 120 भी और 125 भी दिया जाएगा, इनके बीच में होता है तो वही आपकी मान्य होगी। तो इस प्रकार से आपकी बीज दर हो जाती है। बात करते हैं डिबलर जो द्वारा जो है बुवाई की जाती है, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो डिबलर विधि से जो हम बुवाई करते हैं, डिबलर के द्वारा जो बुवाई करते हैं तो उसके लिए आवश्यक होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये आपकी बीज दर हो जाती है। अब बात करते हैं आगे हम आपकी बीज की जो विधियाँ हैं, मतलब बुवाई की जो विधियाँ हैं आपकी मेथड ऑफ सोइंग। तो आपकी छिड़काव विधि, तो यहाँ पर जो है आपकी एक तो हो जाती है छिड़काव विधि के द्वारा हम गेहूं को जो है बो सकते हैं। तो जैसे छिड़काव विधि होती है आपकी, तो आपकी ब्रॉडकास्टिंग जो है मेथड होता है जिसमें आपकी उर्वरक भी और आपका गेहूं भी दोनों मिक्सर मिलाकर भी बिखेर दिया जाता है और अलग अलग कर भी बखेर दिया जाता है। तो ये आपकी पहली विधि हो जाती है। दूसरी विधि है आपकी ड्रिलिंग विधि। जो ड्रिलिंग विधि है ये जो है आपकी सीड ड्रिल द्वारा जो है बोई जाती है। और जो एक आपकी विधि हो जाती है डिबलिंग विधि। जो डिबलिंग विधि होती है ये डिबलर के द्वारा जो है बुवाई की जाती है। और एक हो जाती है आपकी हलाई विधि। हलाई विधि जो होती है वो हर के पीछे जो है आपके हल के पीछे पीछे जो है बीज को डाला जाता है। तो हल के पीछे एक पोरा विधि होती है, एक केरा विधि होती है। तो ये दो प्रकार की विधि होती है, हल के द्वारा भी जो हलाई विधि होती है। एक हो जाती है आपको अभी पीछे बताया था फ्रो विधि, जिसकी फुल फॉर्म फ्रो इरिगेशन और रेजिड बेड। जो इसमें जो है इस प्रकार की होती है, जैसे ये आपका यहाँ पर चित्र है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये आपका खेत हो जाएगा और बीच में कुएं बना दिए जाएंगे और बीच में जो है पानी भर दिया जाएगा। तो इसी को जो है फ्रो बोला जाता है, जो पानी जो भर दिया जाता है और इसके ऊपर जो आपके इनके ऊपर जो है बीज को डाला जाता है। तो यही वो आपकी फ्रो विधि हो जाती है, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी 5 विधियाँ थी गेहूं की बुवाई की। आपसे जो यूपी बोर्ड के में जो है आपसे पूछा जाता है कि गेहूं की विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका जो है यहाँ पर मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है यहाँ से। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है बीज उपचार। जैसे हम बीज बोएंगे तो बीज बोने से पहले हम बीज को उपचार करते हैं, क्योंकि उसमें कोई आपके उसमें कोई फंगस नहीं होना चाहिए या आपके
उसमें कोई विषाणु नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बीज को उपचार किया था। तो जो बीज को उपचार करते हैं वो देख लेते हैं। तो गर्म जल उपचार विधि, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गर्म जल से उपचार को बीज को कैसे किया जाता है। हॉट वाटर जो टर्मिनेटर होता है इसके द्वारा, तो इसमें जो है 54 सेंटीग्रेड पर पानी का जो है तापमान मतलब गर्म किया जाता है तापमान, और 10 मिनट तक जो है उसे बीज को डुबो कर रखते हैं। 54 सेंटीग्रेड तापमान पर पानी को गर्म कर लेंगे, उसमें जो है बीज को 10 मिनट तक डालेंगे, और 10 मिनट डालने के बाद आपका बीज जो है उसके डुबो कर रखेंगे और उसे फिर बाहर निकाल लेंगे। तो इससे गर्म जो है उपचार विधि होती है ये, और इससे बीज को उपचार किया जा सकता है। अब इस विधि की जो विकसित है वो किसने किया था, तो आपके एक वैज्ञानिक थे जॉनसन के द्वारा जो है इस विधि को जो है विकसित किया गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गर्म जल उपचार विधि को किसने विकसित किया था, तो ये जॉनसन द्वारा विकसित किया गया था। एक आपकी सूर्य आपका ऊष्मा उपचार जो सोलर जो हीट ट्रीटमेंट है, तो इसे जो है आपके सत्तार और लूथार द्वारा विकसित किया गया था। और ये एग्जाम में भी पूछा गया कि जो आपकी सूर्य ऊष्मा उपचार विधि है इसके लिए किसने विकसित किया था, तो सत्तार और लूथार ने जो है इसे विकसित किया था। तो यहाँ पर ये आपकी विधियाँ हो जाती हैं दो। और तीसरी की विधि की बात करें हम, जो आपकी तीसरी विधि हो जाती है फफूंदी नाशक रसायन, जो फफूंदी रसायन के द्वारा भी जो है बीज को उपचार किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, बवास्टीन और बीटावैक्स, जिसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा जो है मतलब बीज के हिसाब से जो है डाली जाती है। तो ये आपकी फफूंदी नाशक हो जाती हैं। तो ये आपकी 3 आपकी विधियाँ थी बीज को उपचार करने की। तो यहाँ पर आपकी ये हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम खाद और उर्वरक की। तो खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक में यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं खाद जो FYM होता है, मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब जो गोबर की खाद होती है। तो कितनी डाली जाती है आपकी गेहूं की फसल लेने के लिए, तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है। और इस खाद को प्रयोग कब करते हैं, तो अगर हम किसी भी फसल को बोएंगे तो उस फसल के बोने से पहले 1 माह पहले जो है हम उस खाद को जो है गोबर की खाद को डाल देते हैं। तो उससे जो क्या होता है, जो मृदा होती है वो अपने जो है जो पोषक तत्व होती है वो ग्रहण कर लेती है। जैसे कि अब बात करें यहाँ में इसमें जो आपके खाद हैं, खाद में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी कितनी होती है, तो नाइट्रोजन आपकी 0.5% होती है, फास्फोरस 0.25% होती है, और पोटास आपकी 0.5% होती है। तो आप 98 और 54 और 98 के हिसाब से भी इसे याद कर सकते हैं खाद को। अब बात करते हैं हम उर्वरक की। तो उर्वरक किस प्रकार से दिया जाता है, तो उर्वरक की बात करें यहाँ पर, तो बुवाई के समय पर प्रयोग जो किया जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है सबसे पहले नाइट्रोजन आपकी 120 किलोग्राम प्रयोग करते हैं, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रयोग करते हैं, और पोटास आपके 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है NPK 120, 60, 40 के हिसाब से भी आप याद रख लेंगे। अब इसमें जो है क्या होता है, जो आपकी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को 2 रूप में दिया जाता है। 50% आपको बुवाई के समय पर प्रयोग कर लेते हैं, और 50% आपका जो दिया जाता है उसके लिए आपकी सिंचाइयों पर प्रयोग करते हैं। अब सिंचाइयों पर किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर 50% हम किस में समय प्रयोग करते हैं, तो 50% जो प्रयोग करते हैं हम ये करते हैं आपका, तो यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो आपको 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो दिया जाता है। अब ये किस प्रकार से दिया था, तो 50% आपके बुवाई के समय पर प्रयोग करते हैं, और 50% आपके सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका 50% है वो हम कर लेंगे बुवाई के समय पर, जो 50% बचा इसको प्रयोग करते हैं 25% आपके पहली सिंचाई पर और 25% दूसरी सिंचाई पर। और किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा, मतलब बखेर कर जो है प्रयोग करते हैं, जो खेत में जो बखेर कर जो है प्रयोग किया जाता है इसके लिए। और जो आपके फास्फोरस और पोटास हैं ये जो है आपके बुवाई के समय पर इसे प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं क्या, खाद और उर्वरक। और यहाँ पर एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट आ जाती है जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे
गेहूं में परागण की जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए किस पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार कर लिख लेंगे, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या हो जाता है? बोरोन। जो आपका बोरोन पोषक तत्व होता है, ये गेहूँ में परागण होते हैं उसकी जीवन क्षमता बढ़ाने में जो है ये सहायक होता है। कौन होता है? बोरान। अब आगे बात करेंगे हम सिंचाइयों की। जो गेहूँ की सिंचाई जो है किस समय पर की जाती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और इसकी जलमांग कितनी होती है। तो यहाँ पर बात करें तो सिंचाई की बात करें, गेहूं की जो सबसे पहले जलमांग देखते हैं, जलमांग कितनी होती है, तो 450 से लेकर जो 650 mm जो है पूरे जीवन भर के लिए जो है इसके लिए आवश्यकता होती है सिंचाई की। तो यहाँ पर ये हो जाती है आपकी जलमांग। अब बात करते हैं सिंचाई की अवस्थाएं, जो आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो गेहूं की 6 अवस्थाएं होती हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से आप इसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहली आपकी कौन सी अवस्था होती है। तो आपकी पहली अवस्था जो होती है CRI जो स्टेज होती है। अब CRI स्टेज की बात करें तो ये सबसे क्रांतिक अवस्था होती है और इस अवस्था को किसने बताया था? जो आपके डॉक्टर RVL जो भारद्वाज हैं, उन्होंने इस स्टेज को जो आपको बताया था। जो आपकी क्या होती है? क्राउन रूट जो इरिगेशन होती है, शिखर जड़, और इसे ताज मूल अवस्था भी बोला जाता है। और इसकी जो आपकी सिंचाई की अवस्था होती है, तो बुवाई के 20 से 25 जो आपके डे आफ्टर स्विमिंग, मतलब बुवाई के बाद जो है प्रयोग करते हैं, मतलब जो पहली सिंचाई दी जाती है 20 से 25 दिन के अंतराल पर दी जाती है बुवाई के। बात करते हैं दूसरी जो होती है आपकी टिलिंग स्टेज होती है, मतलब कल्ले निकलते समय। तो आपके 40 से 50 जो दिन बाद जो है सिंचाई जो है करी जाती है दूसरी अवस्था पर। तीसरी अवस्था हो जाती है लेट ज्वाइनिंग। आपकी क्या होती है? गांठ बनते समय सिंचाई की जाती है, जो 60 से 65 दिन के अंतराल पर करते हैं। और फिर हो जाती है अंतराल पर नहीं, जो 60 से 65 दिन बाद करते हैं। और तीसरी आती है फ्लोरिंग जो स्टेज होती है, पुष्प अवस्था, जो 80 से 85 डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुवाई के बाद प्रयोग की जाती है। और पाँचवीं हो जाती है मिल्क स्टेज, दूध अवस्था। तो ये कितनी होती है? 100 से 105 जो आपकी बुवाई के बाद जो है प्रयोग की जाती है। और छठी हो जाती है आपकी ड्यूरिंग स्टेज, मतलब दाना पकते समय 115 से 120 दिन जो है डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुवाई के बाद 150 से 120 दिन बाद जो है आपकी जो छठी अवस्था जो होती है, जो आपकी गेहूं की होती है, और इसके लिए सिंचाई की जाती है इस समय पर। तो ये आपकी जो है सिंचाई की अवस्थाएं हो जाती हैं। तो आप याद रखेंगे, तो 20 से 25 पहली अवस्था पर, और 40 से 45 दूसरी, तीसरी 60 से 65, और 60 से 85 आपकी चौथी हो जाती है, पाँचवीं 100 से 105, और आपकी हो जाती है छठी 115 से 120 दिन के जो बुवाई के बाद सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर आपकी सिंचाई की अवस्थाएं हो जाती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो है नोट दी हुई है, इसे आप ज़रूर याद करेंगे। यदि किसी किसान के पास सिर्फ एक ही सिंचाई करने का बजट है, तो उसे जो है किस अवस्था पर सिंचाई करनी होगी? तो आपकी CRI अवस्था पर जो है सिंचाई करनी आवश्यक होगी, क्योंकि इस समय जो है आपके गेहूं से कल्ले निकलते हैं, जो जड़ों में जो आपके पौधे की वृद्धि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो CRI स्टेज पर जो है अगर एक किसान के पास जो है एक ही सिंचाई उपलब्ध है, तो वो CRI अवस्था पर करी जाती है। तो यहाँ पर ये सिंचाई आपकी कंप्लीट होती हैं। अब आगे बात करते हैं हम खरपतवार। तो गेहूं में लगने वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं? तो गेहूं में खरपतवारों की बात करें तो आपका बथुआ होता है, हिरनखुरी होता है, और आपके चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार भी होते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले बथुआ खरपतवार की। तो बथुआ का पहले वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं क्या होता है। तो चिनोपोडियम जो एल्बुमम क्या होता है? एल्बम जो आपका बथुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। अब बात करते हैं, और जो बथुआ जो होता है ये एक सापेक्ष खरपतवार होता है, मतलब एब्सोल्यूट वीड होता है ये। तो सापेक्ष खरपतवार कौन सा होता है? तो बथुआ होता है। और बात करते हैं हरी जो हिरनखुरी होती है, हिरनखुरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कॉनवोल्वुलस अर्वेंसिस जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये एक आपत्तिजनक खरपतवार होता है, मतलब ऑब्जेक्टिक जो है वीड होता है ये। अब आगे बात करें, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं इनके लिए कौन कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं, जो 0.5 से लेकर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है।
और दूसरा हो जाता मेटासल्फ्यूरान, जिसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं, आपका आ जाता है एक गेहूं का मामा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे कैनरी ग्रास भी बोला जाता है, गेहूं का मामा भी बोला जाता है, और गेहूंसा भी बोला जाता है, और गुल्ली डंडा भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गेहूं की खेती से खरपतवार से ज़रूर। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेलेरिस माइनस, जो इसका होता है वैज्ञानिक नाम। और इसे नकलची खरपतवार भी कहते हैं, और इसे सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार भी कहते हैं। अब इस रसायन इसके लिए जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? गेहूं के मामा के लिए। तो आपका आइसोप्रोट्यूरान जो 75 WP में होता है, जो 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है प्रयोग किया जाता है आपके गेहूंसा या गेहूं के मामा को ख़त्म करने के लिए। और रसायन आपका दूसरा हो जाता है सल्फोसल्फ्यूरान, जिसे हम लीडर भी बोलते हैं, और ये 20 से 40 ग्राम मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। और बात करें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस जगह ऐसी जगह से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो डॉक्टर R.K. मलिक द्वारा यह बताया गया था कि जो फेलेरिस माइनर है वो आइसोप्रोट्यूरान, इस आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग करते थे, इसके जो है इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब इस पर कोई असर नहीं होता। तो ये नियंत्रित नहीं होता क्योंकि उसने अपने अंदर रसायन की रेसिस्टेंट ग्रेन कर ली है, पैदा कर ली है। मतलब अगर हम जो गेहूं के मामा हैं या आपका गुल्ली डंडा है, इस पर हम आइसोप्रोट्यूरान का स्प्रे करते हैं या हम दवाई का प्रयोग करते हैं इस पर, तो इस पर कोई असर नहीं होगा आइसोप्रोट्यूरान का, क्योंकि इसने अपने जो अंदर है वो रेसिस्टेंट जो है आपकी ग्रेन कर ली है। तो जिस कारण इसके जो है इस पर कोई असर नहीं होता और ये समाप्त भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप सल्फ्यूरान भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये खरपतवार होता है। अब बात करते हैं जो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट आ जाते हैं रोग। तो हम यहाँ पर देखेंगे गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से रोग हैं, और इस रोग के बारे में आपको यहाँ से हम बताएंगे कि कौन कौन से रोग लगते हैं, किसके द्वारा लगते हैं, और आपके कौन से इसमें इम्पोर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका रस्ट डिसीज़, जिसे हम रतुआ, रोली, जंग या गैरुई रोग भी कहते हैं। तो इंग्लिश में आपको एक ही तरह से याद रखना, रस्ट डिजीज़, और हिंदी में याद करें तो रतुआ भी बोला जाता है, इसे रोली भी बोला जाता है, जंग भी बोला जाता है, और गैरुई रोग भी बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले तो ये कवक के द्वारा फैलता है, और ये एक वायु जनित रोग हो जाता है। तो ये कवक के द्वारा फैलता है और ये वायु जनित रोग होता है, और इसमें हेट्रोसिस जो प्रकृति होती है, मतलब एक से अधिक इसमें होस्ट होते हैं। होस्ट क्या होते हैं? तो होस्ट जो होते हैं एक से अधिक होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है फैलने वाले होते हैं। अब इसकी जो आपकी जो रस्ट डिसीज़ है, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी इसे याद भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ATP और BU, मतलब ATPBU, इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। जो आपकी रस्ट डिसीज़ की जो स्टेज हैं, 5 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है ACL, दूसरी होती है टीलियस, और तीसरी जो होती है आपकी पिक्नीडियल, और चौथी होती है आपकी बेसिडियल्स, और यूरिडियल्स आपकी 5वीं होती है। तो ये आपकी 5 स्टेज होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो आपकी ACLs हो जाती है, टीलियस हो जाती है, पिक्नीडियल्स हो जाती है, बेसिडियल्स हो जाती है, और यूनिडियल्स हो जाती है। तो ये 5 स्टेज हैं। अब बात करते हैं, डॉक्टर KC मेहता ने जो है रस्ट फंगस पर सर्वाधिक अध्ययन किया था। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी रस्ट डिसीज़ है इसको किसने खोजा था? तो आपके KC मेहता ने जो है इसे आपका खोजा था। अब यहाँ पर रस्ट की बात करें, रस्ट जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। एक ब्लैक रस्ट होती है जो स्टेम रूट होती है, और एक ब्राउन रस्ट होती है जो लीफ रस्ट होती है, एक आपकी येलो रस्ट होती है जो स्ट्रिप्स रस्ट होती है। तो यहाँ पर आपकी 3 प्रकार की रस्ट होती हैं। अब हम इन तीनों रस्टों को ही पढ़ेंगे आगे। पहले उन रस्टों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये आपकी रस्ट होती हैं जो आपकी गेहूं की फसल में लगती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं
तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी ब्लैक रस्ट, जिसे स्टेम रस्ट भी बोला जाता है और काली गेरुई भी बोला जाता है। तो इस ये जो किसके द्वारा होती है, तो कवक के द्वारा। कवक का क्या नाम होता है, पक्सिनिडिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई। और ये जो है आपकी एग्ज़ाम में इन तीनों में से आपका एक नहीं एक ज़रूर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छी तरीके से जो है याद कर लेंगे। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई जो होती है आपकी ब्लैक रस्ट होती है, जो स्टेम रूस्ट होती है, और ये किलर डिसीज ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं को मारने वाली होती है। और बात करें अब दूसरी, जो ब्राउन रस्ट होती है, जो लीफ रस्ट, मतलब भूरी गेरुई बोला जाता है इसे। ये किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। पक्सिनिया रिकंडिडाटा, जो रिकंडिडाटा होती है इसके द्वारा जो है ये होती है, और भारत में सर्वाधिक खतरनाक होती है ये। तो भारत में सबसे खतरनाक कौन सी होती है, तो ब्राउन रस्ट होती है। अब बात करते हैं येलो रस्ट, जो तीसरी रस्ट आपकी। तो येलो रस्ट जो स्ट्रिप्स रस्ट होती है, पीली गेरुई, किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस होता है, क्या होता है, स्ट्रिफॉर्मिस जो है कवक के द्वारा ये होती है। तो यहाँ पर आपकी ये तीनों रस्ट होती हैं। अब आगे बात करते हैं अनावृत कणुआ। आपका कौन सा रोग हो जाता है, अनावृत कणुआ। तो लूज स्मर्ट डिसीज कौन सा होता है और किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपका कवक के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। और कवक का क्या नाम होता है, अस्टिलागोन्यूडा टिट्रिसाइड। क्या होता है, अस्टिलागोन्यूडा टिट्रिसाइड जो है इसका जो कवक का नाम होता है। और ये आंतरिक बीज जनित होता है। कैसा, आंतरिक बीज जनित होता है। और इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट है उसके द्वारा, सोलर जो आपको शुरू में 3 बताए थे उनके द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब इसे रोका जा सकता है। तो आपका एक तो हो जाएगा गर्म पानी उपचार कर कर, एक सोलर और एक फंगस ट्रीटमेंट, मतलब जो कवक के द्वारा बताया था। तो बेसिलस और आपके क्या होता है, बीटा वैक्स के द्वारा 2 से 3 ग्राम किलोग्राम सीड के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब आता है आपका तीसरा रोग, करनाल बंट। और करनाल बंट आपका किस में लगने वाला है, गेहूं में, इम्पोर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा, कवक के द्वारा लगता है। निबोसिया इंडिका और टिलेटिया इंडिका। तो इसके 2 तरीके से नाम पूछे जाते हैं, एक तो निबोसिया इंडिका होता है, एक टिलेटिया इंडिका भी बोला जाता है। और ये एक बीज जनित रोग होता है, मतलब बीज से ही फैलने वाला रोग होता है ये। और इस रोग के कारण गेहूं के आयात और निर्यात पर प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर गेहूं में करनाल बंट लग जाता है, करनाल बंट कैसा होता है, तो गेहूं में काले रंग की बालियाँ बन जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर गेहूं की जो है आयात और निर्यात में प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि गेहूं की जो आपकी दिखावट होती है एक तरीके से, तो वो जो है समाप्त हो जाती है, क्योंकि अच्छा नहीं दिख पाता है, मार्केट में जो है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसे जो है गेहूं का कैंसर रोग कहते हैं। तो करनाल बंट को गेहूं का कैंसर रोग कहते हैं। और इस रोग की खोज डॉक्टर मित्रा द्वारा 1931 में करनाल हरियाणा में जो है खोजी गई थी। तो इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर मित्रा ने 1931 में करनाल हरियाणा में इसकी खोज की गई थी, करनाल बंट की। अब यहाँ पर इस रोग के कारण गेहूं के दानों में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। तो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि सड़ी मछली जैसी गंध किस रोग के कारण आती है, तो किस रोग के कारण आती है, तो वो करनाल बंट। और किसके कारण आती है, ट्राईमेथाइल एमीन के कारण आती है। तो ये आप याद रखेंगे, ट्राईमेथाइल अमीन। और इसका बीज उपचार किस प्रकार से करेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो कवकनाशी के द्वारा जो है इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे बीटा वैक्स या बवास्टिन का प्रयोग हम कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का, जिसमें 2 से 3 ग्राम जो पर किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है हम इसका प्रयोग कर लेंगे। अब बात करते हैं मूल्या रोग की। तो अगला रोग आता है चौथे नंबर का आपका मूल्या रोग। तो मूल्या रोग की बात करें तो मूल्या रोग किसके द्वारा होता है, तो सूत्रकृमि के द्वारा होता है, जो नीमोटेड होते हैं। और नीमोटोड जो है इसका क्या नाम होता है, तो हेटेरोडेरा जो एबिनी जो है इसका नाम होता है। और इसे खोजा किसने था, तो डॉक्टर वासुदेव द्वारा 1958 में नीम का थाना सीकर, जो आपका पड़ता है कहाँ पर, हरियाणा में पड़ता है। डॉक्टर वासुदेव द्वारा 1958 में नीम का थाना सीकर में जो है इसे खोजा गया था, आपका मूल्या रोग को।
एक होता है आपका टुंडू रोग। टुंडू रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों के द्वारा होता है। और जीवाणु कौन सा होता है? तो क्लेवी बेक्टर आपका जीवाणु होता है। और सूत्रकृमि कौन सी होती है? एंगुला टेट्रिसाइड आपकी जो है सूत्रकृमि जो होती है। और ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि टुंग्यो रोग जो है किस किस के द्वारा होता है? तो जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों के द्वारा होता है। और जीवाणु का नाम क्लेवी बेक्टर होता है, सूत्रकृमि का एंगुला टेट्रिसाइड होता है। अब अगला जो आपका रोग आता है ईयर कोकल रोग। ईयर कोकल रोग, तो ईयर कोकल रोग आपका आता है, और ईयर कोकल रोग आपका सूत्रकृमि के द्वारा होता है, जो एंगुला टेट्रिसाइड के द्वारा होता है। इसे खोजा किसने था? तो 1743 में नीधम ने जो है इसे खोजा था आपका ईयर कोकल को। अब यहाँ पर आपके ये जो 6 रोग थे, इम्पोर्टेंट रोग थे, तो ये रोग आपके कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे हम कीट मतलब इंसेक्ट और पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका कीट आ जाता है दीमक। और दीमक कब नुकसान पहुंचाता है आपकी फसल को? एक तो आपके भंडारण समय पर, और एक आपकी गेहूं की जब ग्रोथ हो जाती है तो उस समय आपकी जड़ में लग जाता है। तो दीमक की बात करते हैं। दीमक का वैज्ञानिक नाम देखते हैं, तो ओडोटर्मस आवेसिस क्या हो जाता? ओबोटर्मिस आवेसिस क्या हो जाता? वैज्ञानिक नाम हो जाता है आपका दीमक का। और ये जो है एक सामाजिक प्रणाली कीट है, मतलब ये समाज बनाकर रहता है। और इसे सफ़ेद चींटी भी कहते हैं। और इसका प्रकोप कब होता है? तो शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका प्रकोप होता है। और फसल कौन कौन सी में नुकसान पहुंचाता है? ये गन्ना में भी नुकसान पहुंचाता है, गेहूं में भी, मक्का में भी आपकी, और अन्य फसलें हैं जिनमें ये आपका नुकसान पहुंचाता है। इसके घर को क्या कहते हैं? और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने टेस्ट फेस सीरीज लगाई होगी तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। तो घर को क्या कहते हैं? तो टर्मोटेरियम जो है आपके दीमक के घर को बोला जाता है। घर को क्या बोला जाता है? टर्मोटेरियम बोला जाता है। और दीमक की मादा को अंडे की मशीन कहते हैं। अब अंडे की मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अंडा जो आपकी दीमक होती है, दीमक जब कहीं भी अपने अंडे देती है तो उस समय बहुत सारे अंडे देती है, तो इसलिए जो है आपकी दीमक को क्या बोला जाता है? तो अंडा देने की मशीन भी कहा जाता है। तो मादा को बोला जाता है, नर को नहीं बोला जाता। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे बात करें इसके नियंत्रण की। तो दीमक का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे हम? नियंत्रण की बात करें तो सिंचाई करना। अगर किसी खेत में अगर दीमक लग जाती है तो उसमें सिंचाई की जाए, तो सिंचाई से जो है दीमक जो है आपका प्रकोप कम हो जाता है। रसायन क्लोरोपाइरिफास 20 जो ईसी होती है, तो इमल्शन कैल्शियम जो होती है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक होती है गुंजिया बीबिल। तो गुंजिया बीबिल आपका जो टैनिमिकस इंडिकर होता है, जो टैनिमिकस इंडिकस, तो ये भी आपकी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमने यहाँ पर जो आपके कीट थे जो गेहूं में लगने वाले थे वो इम्पोर्टेंट की हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब बात करते हैं हम आपकी उपज की। तो गेहूं की उपज कितनी लगती है? तो सिंचित क्षेत्र में अगर हम देखें उपज, तो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकल आती है। कितनी? 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है आपकी उपज निकल आती है सिंचित क्षेत्र में। और असिंचित क्षेत्र में बात करें तो 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकल आती है। तो कितनी? 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में। और गेहूं के दाने में 20 से 25% नमी होने पर फसल की कटाई की जाती है। तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि गेहूं की जो कटाई की जाती है वो किस समय पर करनी चाहिए, जो गेहूं में नमी की प्रतिशत मात्रा रहनी चाहिए? तो 20 से 25% रहनी चाहिए। तो ये आपकी कंप्लीट होती है। अब भंडारण की बात करें, तो भंडारण की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो भंडारण देखें यहाँ पर, तो इसका अपेक्षित आर्द्रता, भंडारण करते समय जो गेहूं की है अपेक्षित आर्द्रता 80 से 90% होनी चाहिए, और नमी 10 से 12%। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 से 12%। और गेहूं के दाने का जो मुलायमपन या कठोरपन किस में मापते हैं? तो पार्लिंग इंडेक्स, जो पार्लिंग इंडेक्स होती है इसके द्वारा क्या करते हैं हम? तो पार्लिंग इंडेक्स के द्वारा जो गेहूं के दाने का मुलायमपन या कठोरपन को हम नापते हैं। तो ये आपकी
उपज और भंडारण होती है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपकी हो जाती हैं और आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लेंगे, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूपी बोर्ड में तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये प्रजाति किसकी है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये प्रजाति किस तरह की है, उत्परिवर्तित है या आपकी किस प्रकार की प्रजाति हाइब्रिड प्रजाति है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अब बात करते हैं प्रजाति की। तो प्रजाति है तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी की बात करें जो संकर आपकी वैरायटी है। हाइप्रोक्स जो 007 है ये आपकी पहली प्रजाति है गेहूं की जो हाइब्रिड प्रजाति है। और म्यूटेंट वैरायटी की बात करें जो आपकी उत्परिवर्तित जो प्रजाति है वो कौन सी हो जाती है। तो सरवती सोनार और पूसा लर्मा ये आपकी दो प्रजाति इंपॉर्टेंट हैं, सरवती सोनार और पूसा लर्मा। और जितनी भी हम ये आपको वैरायटी बता रहे हैं ये हर किसी एग्जाम में पूछी हुई हैं। तो सरवती सोनार और पूसा लर्मा एक ऐसी हैं उत्परिवर्तित मतलब म्यूटेंट वैरायटी हैं। और काले रंग की प्रजाति कौन कौन सी हो जाती है। तो NAVI नेवी MG10 हो जाती है। हरित क्रांति में योगदान के लिए HD 2329 हो जाती है। और 1963 में मैक्सिको से भारत में आई प्रजातियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1963 में जो मैक्सिको से भारत में आई थी प्रजाति वो कौन कौन सी थी। तो सोनारा 63 थी आपकी, सोनारा 64 थी, लर्मारोजो 64 थी, मायो 64 थी। तो आपकी ये आपकी वैरायटी थी सोनारा 63, सोनारा 64 और लर्मारोजो 64, मायो 64। सर्वाधिक प्रोटीन किस आपकी वैरायटी में होता है। तो एटलस आपकी प्रजाति होती है एक एटलस 99। एटलस 99 प्रजाति है गेहूं की जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है। और आपकी अन्य प्रजातियाँ जैसे सुजाता हो जाती है, कुंदन हो जाती है, पूसा गोल्ड हो जाती है और खेरचिया हो जाती है, उजियार हो जाती है और आपकी शतांद्री हो जाती है, PBW 343 हो जाती है, 500 PBW 502 हो जाती है। और आपकी अन्य प्रजातियाँ जो अनेक प्रजातियाँ हैं। तो ये आपकी प्रजाति थी। और आपकी कुछ आगे इम्पोर्टेंट प्रजाति हैं उन्हें भी हम देख लेंगे। तो जैसे एक जीन वाली एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि एक जीन जो जीनी प्रजाति है वो कौन सी हो जाती है। तो UP 262 और गिरजा और सोनालिका ये आपकी प्रजातियाँ होती हैं एक जीन वाली। और द्विजीनी प्रजाति कौन सी होती है। अर्जुना HD 2009 और जो 2,4-D के प्रति संवेदनशील होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 2,4-D के संवेदनशील कौन सी प्रजाति है जो द्विजीनी प्रजाति है। तो वो अर्जुन HD 2009 हो जाती है। और त्रिजीनी आपकी हीरा मोतीलाल बादशाह, तो आप इसे भी याद रखेंगे, हीरा मोतीलाल बादशाह त्रिजीनी प्रजाति है। अब यहाँ पर हम कुछ देखेंगे गेहूं से संबंधित अनुसंधान, मतलब कौन कौन से अनुसंधान हैं। तो सबसे पहले बात करें सिमिटी। तो सिमिटी है तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर बीट एंड आपका मेज जो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और ये कहाँ पर है, मैक्सिको में है। कहाँ पर, मैक्सिको में। और यहाँ पर IIWVR इसकी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर, करनाल हरियाणा में स्थित है। और गेहूं का जीन बैंक किसे कहते हैं, तो करनाल को कहा जाता है गेहूं का जीन बैंक। गेहूं का जीन बैंक कौन हो जाता है, करनाल। और गेहूं की कटाई का सूचकांक क्या हो जाता है, तो 40 से लेकर 45% गेहूं का आपका जो सूचकांक होता है कटाई सूचकांक। और यहाँ पर बात करें जो आपका हार्वेस्ट इंडेक्स है वो क्या होती है, तो इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड आपकी मल्टीप्लाई 100 से की जाती है। तो आपकी जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो निकल कर आ जाती है। और इसको दिया किसने था, जो हार्वेस्ट इंडेक्स है जो कटाई सूचकांक है ये किसने दिया था, तो डोनाल्ड ने जो है, जो आपके डोनाल्ड वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है हार्वेस्ट इंडेक्स को दिया था। तो यहाँ पर जो है हमने क्या बात की है, हमने आज ये गेहूं की खेती, जो आपकी गेहूं की खेती है संपूर्ण जो हमने एक ही वीडियो में पूरी कवर कर दी है। और आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे अगली जो हमारी आएगी वीडियो वो धान की खेती के ऊपर आएगी। किसकी, धान की खेती। तो उसके बारे में हम इसी तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और अपने दोस्तों में या आपके जो भी ग्रुप हैं
स्कूल के ग्रुप हैं आप या कॉलेज के ग्रुप हैं तो उसमें ज़रूर शेयर कर देंगे, जिससे आपके दोस्त को भी हेल्प मिल सके। और यूपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है इसी तरह से हम सारी फसलों की बात करेंगे, तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।